जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को लेकर आए हैं जो कि आपके 20 अगस्त का होने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं कौन कितने लोग 30 में से 30 अटेंड कर पाते हैं। आइए हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, बारी बारी से करते हुए सभी का उत्तर देखते चलते हैं, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, है ना। ध्यान से सभी प्रश्नों को पढ़िए, ऑप्शन को भी इत्मीनान से आप यहाँ भी पढ़िए और परीक्षा केंद्र में भी आप सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। हड़बड़ा के उत्तर आप नहीं देंगे, बिल्कुल ठीक है। कह रहा है कि विद्यार्थियों की ज्ञान अर्जन की सहायता करने में के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शंस आपके पास क्या रखेंगे, सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, है ना। शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक ग्रेड पर है, या फिर शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, या फिर शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता पानी प्राप्त करना, है ना, कुशलता प्राप्त करना। ठीक है, तो आप देखिए कैसे आप उत्तर का चयन करेंगे और कैसे निगेटिव और पॉजिटिव का आप ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी सब कुछ याद करते हैं। आपको पता है याद करना, रट्टा मारना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हमेशा गलत होती हैं। ठीक है, और कह रहा है कि विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक, आपको अंक ग्रेड जैसी बात जो दिख जाए ऑप्शंस में उसको आप गलत काट देंगे। और कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा आधारित अधिगम को कुशल प्राप्त करना। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या सही होगा कि सक्रिय सहभागिता में शामिल करना। आप बालक को क्या करेंगे कि उसे अवसर देंगे, उसे सभी क्रियाकलापों में उसे उसकी भागीदारी का अवसर देंगे, तभी बालक क्या करेगा, खुद से करके चीज़ों को सीख पाएगा। ठीक है, तो विद्यार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए क्या करेंगे, आप उसमें शामिल करेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है, कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है ना। आपके पास ऑप्शन क्या रखे गए हैं, विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, या फिर विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, या प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद, या फिर प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण करना, है ना। देखिए तो क्या कह रहा है कि कौन सा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, ये बिल्कुल सटीक है। आप विषय वस्तु पर अपने हिसाब से बच्चे प्रश्न बना तैयार कर सकते हैं, है ना। या फिर किसी विषय वस्तु पर चर्चा परिचर्चा करना, वाद विवाद करना, अभिव्यक्ति करना, ये सब चीज़ें हमेशा सही होती हैं। या फिर प्रकरण की प्रस्तुति, है ना, बालक अपने द्वारा बनाए गए प्रकरण की प्रस्तुति भी कर सकता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि विषय वस्तु केवल याद, है ना, रट्टा मारना। एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि वस्तु को रट्टा विमुक्त करना चाहिए, है ना। बालकों को रट्टा विमुक्त, रटने की प्रवृत्ति से हटाकर उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए, उन्हें समझने पर जोर देना चाहिए। तो जो ऑप्शंस गलत है वही उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, कह रहा है कि आजर वह तर्क देता है, क्या करता है, आजर और तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्तियों से प्रभावित होती है, जबकि सलोनी महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आजर्व और सलोनी के बीच यह चर्चा किस विषय में, है ना। ये कह रहा है कि भाषा विकास से होता है और सलोनी कह रही है कि महसूस करती है कि परिवेश से प्रभावित होता है ना। दोनों किसके बीच चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। देखिए कह रहा है कि चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना पर, या फिर स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस कर रहे हैं, या फिर निरंतर और असतत सीखने पर, या फिर प्रकृति तथा पालन पोषण पर, या फिर वाद विवाद पर, किस पर यह चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि एक बार ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, उत्तर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। कि आजर और तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति के नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सलोनी महसूस करती है कि परिवेश से प्रभावित होता है। आजर और सलोनी के बीच यह चर्चा किस विषय पर है ना। तो यह चर्चा कौन सी विषय पे है, तो यह है प्रकृति तथा पालन पोषण के और वाद विवाद पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगति
शील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। कह रहा है कि कौन से बच्चों के मॉडल प्रगतिशील मॉडल के लिए संदर्भ में सही नहीं है, आपको जवाब देना है। पहला है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। दूसरा ऑप्शन से बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। या फिर कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। या फिर समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। कौन सा उत्तर आपको सही दिख रहा है? तो कह रहा है कि समूह कार्य में सक्रिय भागीदारी तथा सामाजिक कौशल का सीखना चाहिए। ये तो सही है ना। जो सही है वह सही नहीं है, जो गलत होगा वह सही उत्तर होगा, ठीक है। और कह रहा है कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान देना, ये भी सही है। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण, ये भी सही है। लेकिन कह रहा है कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, है ना। स्वीकार करते हैं चाहे उनकी क्या हो, सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ठीक है। तो ये इसका बी उत्तर सही हो जाएगा। यहां अस्वीकार होना चाहिए ना, ठीक है। यहां लग रहा है मिसटाइप हो गया है, यहां अस्वीकार करते हैं, ठीक है। बच्चे विद्यालय के बताई गई बातों को अस्वीकार करते हैं चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ठीक है। ये वाला उत्तर यहाँ पे सही है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह किससे संबंधित है ना। संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से या फिर शारीरिक विकास से, किससे संबंधित है, ठीक है। उत्तर दीजिए। तो यह है उसके संवेगात्मक विकास से संबंधित रखता है। एक व्यक्ति किसी व्यक्ति पर नाराज हो सकता है सही मात्रा में, सही समय पर, सही विषय के लिए, सही उद्देश्य के लिए, ठीक है। संवेगात्मक विकास से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। आइए अगला प्रश्न कह रहा है कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, है ना। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, या फिर दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव के आकर, या फिर अपनी रुचि से, या फिर पुरस्कार के लिए, है ना। तो डांट से पढ़ नहीं सकते, दबाव में पढ़ नहीं सकते, पुरस्कार देखना गलत है। तो ये अपनी रुचि से, है ना, अपनी रुचि से सृजनशील हो सकते हैं, गतिविधि में भाग ले सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है ना। बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है? देखिए कह रहा है कि बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, या फिर बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, या बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी, या फिर बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, है ना। कौन सा उत्तर सही होगा? ध्यान से उत्तर आप दीजिए, ठीक है। तो कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सहभागिता को सक्रिय सहभागिता, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही सटीक सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 8वें क्रम का प्रश्न है, उत्तर दीजिए। कह रहा है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है ना। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है या विकास अलग है? कौन सा उत्तर सही होने वाला है? उत्तर दीजिए, है ना। तो कह रहा है कि विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है ना। जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है ना। जीवन प्रयत्न चलता है, समाप्त नहीं होता है। विकास एकल आयामी नहीं है, बहुत आयामी है। विकास अलग नहीं है, एक दूसरे से सहसंबंधी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जीन पियाजे से। कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है, किसके बजाय, है ना। बच्चे का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है, किसके बजाय, ठीक है। मात्रा, प्रकार, आकार, मूर्त प्रक, या फिर प्रकार मात्रा में, फिर आकार और किसमें, किसके बजाय होता है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्क से भिन्न होता है। बच्चे का चिंतन, है ना,
बच्चे का चिंतन वयस्क से भिन्न होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, उत्तर जल्दी से करिए, ठीक है। तो बच्चे का चिंतन प्रकार में, ठीक है, बच्चे का चिंतन प्रकार में और वयस्क का चिंतन मात्रा में अलग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 बिल्कुल सही होगा, प्रकार और मात्रा। चलिए अगला है बुद्धि, ठीक है। अगला 10वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है ना, एक अकेला और जाति विचार है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, या फिर एक विशिष्ट योग्यता है। बुद्धि क्या है, उत्तर दीजिए, ठीक है। चलिए तो बुद्धि क्या है, बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ये बिल्कुल सही उत्तर है, बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए, है ना। ऑप्शन है, उन्हें बहुत सी लिखित कार्य दें, उनके विषय पे अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, या फिर उन्हें कक्षा से अलग बिठाएं, उन पर ध्यान न दें क्योंकि दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं करते, है ना। आप क्या कर सकते, उन्हें बहुत से लिखित कार्य नहीं दे सकते, है ना, बहुत ज़्यादा बोझ उस पर बच्चों पे दबाव नहीं दे सकते, आप उन्हें कक्षा से अलग नहीं कर सकते, है ना, या फिर आप उस पर ऐसा नहीं करेंगे कि ध्यान नहीं देंगे, शिक्षक हैं सब पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो उचित उत्तर हो जाएगा आपका, उनके विषय के अधिक जानकारी जुटाएंगे और उन्हें कक्षा में शामिल होने वाली चर्चा में शामिल करने का अवसर देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको उत्तर का चयन करते हुए इस चीज़ का ध्यान देना है कि कौन से बच्चों के लिए उपयोगी है, कौन से बच्चों की तरफ लेके जा रहा है, कौन सा सकारात्मक उत्तर है, ठीक है। चलिए कह रहा है विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है ना। ऑप्शन है, आकलन बहुत किफ़ायती, है ना, किफ़ायती मतलब होता है झूठा मितव्ययी होता है, ठीक है, होना चाहिए, या फिर बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को क्षमताओं किसको बेहतर जानता है ना। बाह्य एजेंसियों के अलावा शिक्षक क्या करता है, शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, ठीक है। आगे है कि किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, या फिर विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा समझ सकता है ना। तो क्या कह रहा है कि आकलन बहुत किफ़ायती होता है ना, मितव्ययी होता है, ऐसा तो नहीं है आकलन फालतू का होता है, झूठा होता है, ठीक है। और कह रहा है कि बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के क्षमताओं को बेहतर जानता है। यह उत्तर बिल्कुल सही हो सकता है और यही सही उत्तर है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि किसी भी कीमत पर विद्यार्थी को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी भी कीमत पर उसे अच्छे अंक से पास कर जाए, जिसकी जितनी योग्यता होगा उसी के हिसाब से उसे ग्रेड अंक प्रदान किया जाएगा। आगे कह रहा है कि विद्यालय को परीक्षा निकाय की अपेक्षा ज़्यादा समझ है ना। ऐसा नहीं है, विद्यालय के अलावा बाह्य एजेंसी क्या समझेंगी, है ना। जब विद्यालय बालक को टीचर पढ़ा रहा है, उसकी रोज पोर्टफोलियो ले रहा है, उसका आकलन कर रहा है, तो विद्यालय ही अच्छा जानेगा, अध्यापक ही अच्छा जानेगा, बाह्य परीक्षा एजेंसी उसे नहीं जान सकती। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही उत्तर है कि बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को अच्छी तरह से समझता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। आगे देखिए अगला है कि एक शिक्षक अपने आप में से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देता, वह अपने शिक्षार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह उपागम सिद्धांत पर आधारित है। कौन से सिद्धांत पे आधारित है, ठीक है। कह रहा है कि सक्रिय भागीदारिता, अनुदेशात्मक सामग्री से उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, या फिर सीखने की तत्परता, है ना, किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। चलिए तो यह आधारित है उसके सक्रिय भागीदारिता पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर है, सक्रिय भागीदारी। आगे देखिए अगला प्रश्न है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाले परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन क्या हो सकता है। ऑप्शन से परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, या फिर बाल केंद्रित शैक्षिक दृष्टिकोण अपनाकर, या फिर रटने को प्रोत्साहित कर, या फिर अग्र शिक्षण की तकनीकी
अपनाकर। उत्तर दीजिए कौन सा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि परीक्षा परिणामों पर केंद्रित तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना, रटने को प्रोत्साहित नहीं कर सकते, अग्र शिक्षण की तकनीकी का अपना नहीं सकते, तो बाल केंद्रित शिक्षक के दृष्टिकोण अपनाकर क्या करता है, अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, उसके दृष्टिकोण से, बालक के दृष्टिकोण से कार्य करना बाल केंद्रित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए पेन गिर गई थी, सॉरी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किस तरीके से कर सकता है। ऑप्शन दीजिए, आपके पास ऑप्शन रखे गए हैं, उत्तर दीजिए, है ना। कह रहे हैं कि कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देशन देके, धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर, व्यवहार में के स्पष्ट नियम बनाकर, या फिर नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल करके। ठीक है, तो आप कठोर निर्देश नहीं दे सकते, ऐसे शब्द आपको कहीं दिखे जो नकारात्मकता की तरफ ले जाए, आप काट देंगे। धार्मिक शिक्षा देके आप उन्हें क्या नैतिकता सिखा सकते हैं, व्यवहार में स्पष्ट कोई नियम नहीं बना सकते, आप उन्हें चर्चा में शामिल कर सकते हैं, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में शामिल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए 16 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका है, केवल आनुवंशिकता का है, पालन पोषण या शिक्षा का है, आनुवंशिकता और वातावरण का अंतःक्रिया का है, या फिर केवल वातावरण का है। तो मानव व्यक्तित्व का जो परिणाम है वो क्या है, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों के अंतःक्रिया का योग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का अंतःक्रिया का योग है। आइए 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है ना, कौन सा विकास का सिद्धांत है। कह रहा है कि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती, सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना। तो क्या कह रहा है कि अंतः संबंधित विकास की प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती है ना, अंतः संबंधित होती हैं। सभी की विकास दर क्या होता है, एक समान नहीं होता है ना, और विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है ना। विकास हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास रेखीय नहीं होता है, वर्तुलाकार होता है ना। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं होती, बिल्कुल संबंधित होती, यहाँ नहीं कह रहा है। तो इस यहाँ पे उत्तर ये यहाँ हो जाएगा, सभी का विकास दर समान नहीं होता है ना, ये बिल्कुल सही उत्तर है। सभी का विकास दर समान नहीं होता, सबके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है ना। सभी में सोचने समझने कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। हो सकता है आप मुझसे बेहतर जानते हो, या फिर किसी क्षेत्र में आप हमसे अलग हो, है ना। विकास की दर क्या होता है, एक समान नहीं होती है, अलग अलग सब में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न के पास। देखिए कह रहा है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है ना। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करने देना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन कर, या फिर भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराकर, है ना। क्या कह रहा है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है, कौन सा तरीका इसमें पूछ रहा है गलत है। तो कह रहा है कि बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करने देना, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके प्रयोग का समर्थन भी आप देख सकते हैं, उसे अवसर प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उसकी भाषा प्रयोग को आप अमान्य नहीं कर सकते। तो जो गलत है वही उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न समाजीकरण है। समाजीकरण क्या है, समाजीकरण मानदंडों का परिवर्तन है, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध है, या फिर समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। कौन सा उत्तर सही होगा, है ना। तो कह रहा है कि समाजीकरण क्या है, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। ठीक है, यह बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला प्रश्न हार्वर्ड गार्डनर से है। कह रहे कि हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत देता है
किस पर बल देता है ना। हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? शिक्षार्थियों के अनुबंधन कौशल पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यता पर, या फिर प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यता पर, है ना। तो यह प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यता पर बल देता है हार्वर्ड गार्डन बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है ना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर कौन बल देता है? ठीक है, आइए देखिए। कह रहा है कि बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, या फिर सीखने के सुनिश्चित करने के लिए कि व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण पर, या फिर सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, या फिर शिक्षण के साथ परीक्षाओं पर, है ना। परीक्षाओं पर तो बल दे नहीं सकता, और सीखने के सुनिश्चित करने के व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण और बोर्ड परीक्षा के आवश्यकता पर, है ना। परीक्षा और इच्छा शब्द गलत होता है। तीसरा वाला सही हो जाए कि सीखने की किस प्रकार अवलोकन करें, रिकॉर्ड करें, सुधार किया जाए, इस पर आप सतत व्यापक मूल्यांकन बल देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलिए, कह रहा है कि एक समावेशी विद्यालय, है ना, एक समावेशी विद्यालय, देखिए कह रहा है कि शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं का निर्धारण करता है, या फिर शिक्षार्थियों की क्षमताओं के प्रवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, या फिर विद्यार्थियों के मध्य अंतर करता है कि विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है, या फिर विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। कौन सा उत्तर सही है? उत्तर दीजिए, है ना। तो एक समावेशी विद्यालय क्या करता है कि शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है ना, और शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है, और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए एक चुनौतीपूर्ण उपलब्धि का निर्धारण करता है, ऐसा नहीं होगा। विशेष रूप से विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए, ऐसा भी नहीं हो सकता। और शिक्षार्थियों के योग्यता के अनुसार उनको सीखने की आवश्यकताओं का, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। उनकी योग्यता, आप यहाँ समावेशी की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सटीक उत्तर है। शिक्षार्थियों की क्षमता का परवाह किए बिना आप उनकी अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, कह रहा है कि अधिगम निर्योग्यता, है ना। अधिगम निर्योग्यता क्या है? कह रहा है समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होता है, एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, या फिर जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। अधिगम निर्योग्यता क्या करती है ना। कह रहे कि एक यह चर अवस्था है ना, समुचित रूप से सुधार योग्य नहीं है, इसको सुधारा जा सकता है। यह स्थिर अवस्था नहीं है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति को हानि पहुंचाए, हाँ कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, यह एक चर अवस्था है। ठीक है, अधिगम निर्योग्यता क्या है? एक अधिगम निर्योग्यता एक चर अवस्था है। ठीक है, चलिए देखिए आगे बुद्धि से प्रश्न है। कह रहा है बहुबुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बुद्धि बहुआयामी है, जिसे बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने की कई योग्यताएं शामिल हैं। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणामों के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, या फिर बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण तर्क शामिल होते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है? बुद्धि बहुआयामी है, बुद्धि परीक्षणों द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा है। अभिसारी नहीं, अपसारी रूप से सोचने की योग्यता हो सकती है। बुद्धि अपने अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन लाता है ना। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है, बुद्धि आनुवांशिक विशेषक नहीं है, आप वातावरण में भी इसे स्मरण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बुद्धि क्या है? बहुआयामी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बिल्कुल सही दिख रहा है। आइए, कह रहे हैं कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि
बच्चों की अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना चाहिए, है ना। पुरस्कार देना, दंड देना, ये सब वर्ड बिल्कुल गलत होते हैं। सभी बच्चों को सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है ना, वो सही हो सकता है। अगला प्रश्न है, अगला उत्तर है कि बच्चे को सीखने के लिए प्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्वाग्रहित होती है। केवल आनुवंशिकता नहीं, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का अंतर योग होता है, ठीक है। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम समक्षों को निर्धारित व सीमित करती है ना, ये सीमित नहीं करती है बल्कि, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। सही बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं, है ना। अधिगम अक्षमता को आप निर्धारित को सीमित नहीं कर सकते, ठीक है। केवल आनुवंशिकता का योग नहीं, तो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का योग होता है। अब पुरस्कार और दंड देना ऐसे ही गलत है, तो आपका बी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सटीक उत्तर दिख रहा है। चलिए आगे कह रहा है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करते हैं उसे क्या कहते हैं, है ना। वयस्कता के संक्रमण की पहल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, मध्य शैशवावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि है, तो हम इसको क्या कहते हैं, किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। आइए, एक शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए, कह रहा है कि वह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों को सामान्य करता है, वह महत्व देता है, या फिर विद्यार्थियों के बीच तुलना करता है, तुलना करना गलत है। वह विशेष सांस्कृतिक समुदाय के बच्चों को पढ़ाता है, विशेष रूप से किसी को नहीं, सबको पढ़ा सकते हैं। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं को अनदेखा करता है ना, अनदेखा भी नहीं कर सकते। यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे ऐसे ही सटीक उत्तर है, ठीक है। आप गलत और सही का जब चुनाव करेंगे तो आपको सही उत्तर अपने आप दिखने लगेगा। आइए, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब ... है ना। कैसे बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं, कह रहे वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों को सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। हो सकता है शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं और बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है ना। या फिर वे पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। याद करना ऐसे ही क्या है, गलत है, ठीक है। वे पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, या फिर वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की क्या करते हैं, नकल करते हैं, है ना। तो देखिए, कह रहा है कि घटनाओं में बच्चों पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं करना चाहिए, ठीक है। पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं, उन्हें खुले अपने आप अवसर देना चाहिए अवलोकन करने का। पाठ्य पुस्तकों के लिए याद करना गलत है ना। नकल मारना गलत है। क्या सही हो जाएगा, वे विभिन्न गतिविधियों में अपने कार्यों की क्या करते हैं, सक्रिय रूप से क्या करते हैं, कार्य में भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही दिख रहा है। आइए, मूल्यांकन क्या है ना। मूल्यांकन ... कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्य पर आधारित होना चाहिए मूल्यांकन, या फिर एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, या फिर केवल नंबरों के संदर्भ में ज्ञात करना चाहिए, है ना। तो देखिए, मूल्यांकन क्या, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, केवल लिखित कार्य पर नहीं होता चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में बिल्कुल नहीं ले सकते, हम नंबरों पे नहीं जोड़ सकते, है ना। आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक शिक्षण प्रक्रिया का एक भाग, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्या होना चाहिए, एक भाग होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर 3 सही है। आइए, अंतिम प्रश्न देखते हैं इसको क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में भी कई अनुक्रियाओं के आधार पर कई स्थिति में प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है ना। सीखने की सादृश्यता का नियम, सीखने के प्रभाव का नियम, सीखने की प्रक्रिया आवृत्ति का नियम, या फिर सीखने की तत्परता का नियम, है ना। तो कह रहा है कि एक बच्चा अतीत के समान परिस्थितियों की अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। किससे संबंधित है, तो वह सीखने की सादृश्यता के नियम से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, तो ये आपका सारे प्रश्न खत्म हो गए। देखिए, जितने भी प्रश्न हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, और आप प्रैक्टिस करते रहिए, और आपका एग्ज़ाम काफ़ी करीब है, ठीक है। 20 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है। प्री एडमिट कार्ड भी आ चुका है, आप अपने ज़िला देख सकते हैं कि आपके कौन से ज़िले में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, अब मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में शेयर कर लें, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। धन्यवाद।